हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। यदि आप गेट 2027 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, पीएसयू आपका टारगेट है या फिर आप आईआईटी से एमटेक करना चाह रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम 2027 एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। वैसे अब आप लोग दुविधा में होंगे कि सर थंबनेल में आपने 6 महीने लिखा है, लेकिन गेट 2027 को सर 8 महीने बचे हैं। देखिए, मैं ये मानते हुए चलूंगा मेरे पास 6 महीने का समय है। यदि मैं अपने माइंड को ये बोल दूंगा कि 8 महीने हैं, तो वो उस हिसाब से स्लो प्रोसेस करेगा। जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम देते हो, अगले दिन एग्जाम होती है, एक दिन पहले में सारी चीज पढ़ डालते हो। तो माइंडसेट ही हम इस तरीके से रखेंगे कि 6 महीने हमारे पास बचे हैं, उस हिसाब से पूरा मैं यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। वैसे 6 महीने का जो टाइम है वो काफ़ी कम है गेट एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी हम एक प्रॉपर प्लान करें, थोड़ा सा स्टडी हार्ड करें, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच फॉलो करें, तो हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बड़ा ध्यान से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप सीख करके जाएंगे इस वीडियो से। आइए शुरुआत करते हैं। वाई स्टूडेंट्स फेल गेट। क्यों स्टूडेंट गेट एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्यों कट ऑफ निकल पाता है केवल, या फिर कट ऑफ के आसपास मार्क्स आते हैं, कट ऑफ तो निकल जाता है, बट ना तो सर पीएसयू में एडमिशन मिलता है और ना ही एमटेक के लिए आईआईटी मिल पाता है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले तो आप प्रॉपर प्लान ही नहीं करते हो। एग्जाम, किसी भी एग्जाम को जब हम टारगेट करते हैं तो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और प्लानिंग के बाद उसका सफल एग्जीक्यूशन होता है। यदि हमने प्रॉपर प्लान ही नहीं किया है, बस हमने सोच लिया कि गेट 2027 को टारगेट करना है और हम जस्ट स्टार्ट कर दिए पढ़ना, हमें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है, हमें ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब हम उस एग्ज़ाम को क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम में जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और कैसे अप्रोच करनी है। आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, आपके पास पीवाई की बुकलेट होना चाहिए, आपके पास सारा कंटेंट होना चाहिए, आपके पास रेफरेंस बुक होना चाहिए। ये पूरा प्रॉपर आपको प्लान बना करके रखना पड़ेगा यदि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। नो रिविजन। हम लोग यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो रिवीजन करते ही नहीं है, या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम रिवीजन कर ही नहीं रहे हैं। होता ये कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ते हो, आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो रिटेन ही नहीं हो पाएगा। यदि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको रिटेन करना है लंबे समय तक, तो आपको उसको नंबर ऑफ टाइम्स देखना पड़ेगा, रिविजन करना होगा, जो हम नहीं करते हैं। तो एट दी एंड हमें ये लगता है कि हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो फीलिंग ही नहीं आ पाती, वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेबस ऑन पेपर हमने कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिए हैं, लेकिन कुछ याद ही नहीं है, मिक्स हो जा रहा है सर। पढ़ तो सब लिया, लेकिन खिचड़ी बन चुकी है। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हर क्लास का दो दो बार रिवीजन मस्ट है। एक, यदि आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास के एंड होने के बाद, तुरंत बाद, आधे घंटे बाद, और नेक्स्ट क्लास से पहले, जब आपका नेक्स्ट क्लास होगी लाइव क्लास, उससे पहले एक रिवीजन करके आए। तो हर क्लास का हमें दो दो बार रिवीजन करना होता है। नो पीवाई क्यू प्रैक्टिस। सर हमने लाइव क्लास अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद सर हम उसको, आपने जैसा बताया कि डेली बेसिस पे 2 बार रिवीजन करना है, हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन ही नहीं लगा रहे हैं। यदि हम पीवाई क्यू नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या होता है एमएसक्यू, क्या होता है एमसीक्यू, न्यूमेरिकल एनईटी टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमें ये पता ही नहीं हो पाएगा। तो पी वाई क्यू लगाना मस्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यदि आप पी वाई क्यू नहीं लगाएंगे, मानते हुए चलिए आप कई स्टूडेंट से पीछे हो चुके हैं। इनकंसिस्टेंट प्रिपरेशन। होता ही है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जैसे मान लो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कोई सब्जेक्ट देख रहे हो, आपने स्टार्ट किया, 2-3 चैप्टर उसके कंप्लीट किए, फिर उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हो। उसके 2-3 सब्जेक्ट, उस 2-3 चैप्टर किए, फिर तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दोगे। तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब आप में कंसिस्टेंसी ही नहीं है, आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करके एंड ही नहीं कर पा रहे हो। यदि इस टाइप का एग्जीक्यूशन है, मानते हुए चलो बहुत मुश्किल है गेट एग्जाम को क्लियर करना। हम यहाँ पर कुछ मंथ का प्लानिंग करते हैं। देखो, 6 महीने को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक एक बातें ध्यान से सुनना। 6 महीना वैसे बहुत कम है, एक साल की प्रिपरेशन पूरी मस्ट होती है, लेकिन फिर भी हम हार्ड वर्क करके, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कैसे, आइए सबसे पहले मंथ 1 की स्ट्रेटेजी हम देखते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको पता है कि इसका जो वेटेज है वो 13 मार्क्स है। 13 मार्क के क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो सबसे पहले तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर फोकस करिए, और साथ में जनरल एप्टीट्यूड ये आपको आना चाहिए, ये भी 15 मार्क्स का है। तो दोनों को मिला करके 28 मार्क्स हो जाते हैं। कट ऑफ की यदि हम बात करें जनरल कैंडिडेट के लिए, 28 से लेकर के 30 मार्क का कट ऑफ जाता है।
तो यदि आप ये दो सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में करते हैं, मतलब आप कट ऑफ के नज़दीक तक पहुंच चुके हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट को सबसे पहले उठाइए और साथ में कोई एक इजी टेक्निकल सब्जेक्ट उठाओ पहले मंथ। ये फर्स्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, हम लोग 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने से काम नहीं हो पाएगा, हमको 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करना होगी, तब जा करके हम सिलेबस का कंप्लीशन, रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो फर्स्ट मंथ में 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विथ रिवीजन विथ पीवाईक्यू कंप्लीट करना होगा। जनरल एप्टीट्यूड विथ रिवीजन विथ पीवाईक्यू, और लाइव क्लास या रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो वो तो करना ही है आपको। साथ में कोई इजी टेक्निकल सब्जेक्ट आप उठा सकते हो, कोई भी इजी टेक्निकल सब्जेक्ट। यदि आपको लगता है कि सर सेमेस्टर एग्जाम में कोई छोटा सा सब्जेक्ट इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया या सर्वेइंग हो गया, ये सर हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए है, तो आप ये एक इजी टेक्निकल सब्जेक्ट उठा सकते हो। तो दोनों ऑन टेक आपके चलते रहेंगे पैरेलली फर्स्ट मंथ में, और एक आप इजी टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पर उठा सकते हैं। मंथ टू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अभी आप मान के चलो मंथ वन में किसको बोल रहा हूँ, 15 मई से लेकर के 15 जून तक। फिर मंथ टू किसको मैं बोल रहा हूँ, 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। ठीक है, आप हर एक एक मंथ में 15-15 दिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 8 महीने का समय है। वैसे हमने माइंड को ये बोल रखा है कि हमारे पास 6 महीने हैं। तो आपको यदि लगता है कि सर ये बहुत इतना आसान नहीं होगा, हम तो देखते बराबर अपने हथियार डाल दे रहे हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो मानते हुए चलो आप 15 दिन इसमें और बढ़ा सकते हो। तो मंथ टू की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, देखिए अब कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हम उठाएंगे इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपको पता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मस्ट है, तो ये आपको सबसे पहले करना ही होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स जो वाटर वाले सब्जेक्ट हैं, वहाँ से एक हमने सब्जेक्ट उठा लिया। उसके बाद इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इनका फॉर्मूला रिवीजन। जब भी हम इसके पीवाईक्यू लगाएंगे, कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होंगे जो हमें नहीं बन रहे होंगे, कुछ ऐसे की कॉन्सेप्ट आएंगे। नोट में तो हमने जो आपकी आप जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें आपने हाईलाइट करके भी लिखा होगा, उसको हम अलग से एक शॉर्ट नोट वाली कॉपी बनाएंगे और उसमें लिखते हुए चलेंगे। कोई पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया, नहीं बना, रिकॉल नहीं कर पाए, उसको तुरंत हम वहाँ पर शॉर्ट नोट वाली कॉपी में लिख लेंगे। सो इस तरीके से मंथ टू का हमारा प्लान रहेगा, जिसमें हम अगेन 2 सब्जेक्ट चला रहे हैं, और साथ में इनके साथ जो आपका मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और एक टेक्निकल इजी सब्जेक्ट हो चुका होगा, उसका भी हमें वीकली बेसिस पर रिवीजन करना होगा इनके साथ। मंथ थ्री की स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा हाई वेटेज सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि गेट एग्जाम में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये इक्वली वेटेज रखते हैं। तो यदि हम 5 सब्जेक्ट पर सबसे पहले बात करें, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन 5 सब्जेक्ट को देखें तो कुल मिलाकर के हमको मोर देन 60 मार्क्स का वेटेज इन पांचों सब्जेक्ट से हमें देखने को मिल जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने इसलिए पहले यहाँ पर कंसीडर किया क्योंकि वो बेस है बाकी के सब्जेक्ट्स का। आपको लगता है कि सर मैं मंथ टू में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं सबसे पहले हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंटल, जियोटेक और ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप कर सकते हैं मंथ टू में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंथ थ्री की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी कि हम इन 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, आरसीसी, ट्रांसपोर्टेशन, जियो टेक्निकल और इन्वायरमेंटल। इतना आसान नहीं है इन चारों सब्जेक्ट को एक महीने में कवर करना। तो आप 45 दिन मान लो यहाँ पर कि आपके पास 45 दिन का समय है, और इन 45 दिन में भी बहुत मुश्किल है इनको कंप्लीट करना, बट क्योंकि टाइम कम है और हमको अच्छा स्कोर लाना है, 70+ स्कोर हम चाह रहे हैं, तो हमें मानते हुए चलो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना होगी, तभी जा करके हम लोग इन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर पाएंगे एक महीने में। साथ में जो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके होंगे हमारे मंथ टू और मंथ वन में, उनका रिवीजन भी करना है वीकली बेसिस पर, ये भी ध्यान रखें आप। मंथ फोर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, अब जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है हमारे, जैसे स्टील स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा सा वेटेज कम है गेट एग्जाम में, सर्विंग 4 से 5 मार्क्स का वेटेज है, हाइड्रोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी यदि आपने पहले इजी टेक्निकल सब्जेक्ट में नहीं रखा है तो यहाँ रख सकते हो, और यदि वहाँ पर आप पढ़ चुके हैं तो फिर यहाँ पर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट रख सकते हैं। देन ये सब्जेक्ट करना होंगे, उसके बाद फिर हमें प्रॉपर रिवीजन तो प्लान करना ही है, तो ये 4 मंथ का हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। 5th मंथ में मानते हुए चलो, ये 4 मंथ में भी आप 45 दिन ऐड कर सकते हो, है ना, हर हर महीने में आप 15-15 दिन ऐड कर लो, मतलब टोटल 45 दिन का आप मान सकते हैं। यदि हम 5th मंथ की बात करें, 5वें महीने में हमें क्या करना होगा, हमारे सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है पीवाईक्यू, क्योंकि हम
लाइव क्लास के समय भी पीवाईक्यू वीकली बेसिस पे सॉल्व कर रहे थे, डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे थे, स्टिल सारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से इन पीवाईक्यू को उठाना है और फिर से सॉल्व करना है दोबारा। एक बार सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, यदि आप नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी जाकर के कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आपको दोबारा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ले सकते हैं। आपने यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है तो उसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करिए। देन बिल्ट अ फॉर्मूला नोटबुक। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जब आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, आपसे नहीं बने क्वेश्चन, तो आप उसके सॉल्यूशन को देखिए, की कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने शॉर्ट नोट में ऐड कर लें। देन बिगिन मॉक प्रैक्टिस। अब एग्जाम के एक महीने पहले हमें मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। तो एग्जाम के एक महीने पहले हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे। हर मॉक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस होगा। मार्क्स कम आते हैं, नो इशू, कोई समस्या नहीं है। मॉक टेस्ट में यदि मार्क्स कम आएंगे तो इनिशियली आएंगे भी। 10-15 मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट इंप्रूव होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। मंथ 6 की स्ट्रेटेजी वही है कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो अभी मैंने आपको बोला, ये 5th मंथ में हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा रहे होंगे। 6 मंथ की यदि हम बात करें तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर फोकस रहेगा। इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ने वाले, जो पढ़ना था हो चुका। 6 मंथ में हम केवल फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कितना एक्यूरेसी के साथ हम लोग कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी निकल करके आ रही है, प्रॉपरली 65 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं, या टाइम मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं हो रहा है टाइम बहुत ज़्यादा बच गया या टाइम बचा ही नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट भी आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी रहते हैं। देन ये सारी चीज़ें हमें समझना होगी, हमें वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा इस फेज में, जिससे कि हम उन वीक टॉपिक पर फर्दर और कमांड बढ़ा पाएँ। देन फिर उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पर भी लिख रखी डिटेल में। देखिए, अब आपको ये सारी चीज़ें करना, ऐसा लग रहा होगा कोई एक नया स्टूडेंट होगा, सर ये तो बहुत मुश्किल है, 6 महीने का समय, 8 महीने का समय जो भी हमारे पास अवेलेबल है, इसमें सर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक महीने में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 3 सब्जेक्ट करना है, बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल तो है भाई, 1 साल का प्रिपरेशन था जो हमें 6 महीने में करना है, तो करना तो पड़ेगा। तो यदि आप 1 साल की प्रिपरेशन में डेली 4 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 महीने में यदि चीज़ कवर करनी है तो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा। तो वो तो करना ही है। देखो, टाइम कम है तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम 2028 के लिए टारगेट करेंगे। तो फुल टाइम एस्पिरेंट्स जो केवल और केवल डेडिकेटेडली 1 साल का ड्रॉप ले चुके हैं और गेट एग्जाम को ही टारगेट कर रहे हैं, मानते हुए चलो आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, और इतना टाइम आप निकाल सकते हो 24 घंटे में से। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो भाई फिर आप कम से कम 3 से 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और जो वीकेंड होगा आपका सैटरडे संडे, वो मानते हुए चलो आपके लिए 6 से 8 घंटे पावर डे के तौर पर आपको यूज़ करना है। 6 से 8 घंटे आपको वीकेंड का यूज़ करना है, तभी जा करके आप 6 महीने में गेट एग्ज़ाम को फोड़ पाएंगे। अब कुछ पॉइंट ऐसे समझते हैं जहाँ पर बच्चा जनरली मिस्टेक करता है। बिगेस्ट मिस्टेक्स, जैसे फर्स्ट ओनली वॉचिंग लेक्चर, केवल लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लाइव क्लास अटेंड करी, सर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी सही ट्रैक पर प्रिपरेशन चल रही है। नहीं भाई, केवल लाइव क्लास अटेंड करना तो एक स्टेप है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स से गुजरना होता है, जिसमें सिलेबस को कंप्लीट करना, लाइव क्लास अटेंड करना उसका एक स्टेप है। अभी बहुत सारे स्टेप्स बचे हुए हैं, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर हैं। इग्नोरिंग रिविजन, हर हर क्लास का यदि हमने 2-2 रिविजन नहीं किया है, क्लास के एंड होने के बाद और नेक्स्ट क्लास से पहले, मानते हुए चलो कुछ भी चीज़ रिटेन नहीं हो पाएगी, और लास्ट 1 मंथ में जब आप मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे, मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर आप उस साल को ड्रॉप कर देंगे, आप बोलेंगे सर मैं तो 2028 के लिए पढ़ने वाला हूँ। तो इसलिए रिविजन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फियर ऑफ मॉक टेस्ट, अब होगा ये, आप रिवीजन भी कर चुके होंगे, पीवाईक्यू भी लगा चुके होंगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट की बारी, मॉक टेस्ट की बारी आएगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा उसमें। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, यदि आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट में इधर उधर के क्वेश्चन डाले जाते हैं जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपनी थ्योरी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। तो यहाँ से बिल्कुल नहीं डरना है, 8-10 मॉक टेस्ट लगाओगे, ऑटोमेटिकली मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। देन लेट पीवाईक्यू प्रैक्टिस, अब यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो पाएगा।
क्योंकि मॉक टेस्ट, लास्ट मोमेंट के मॉक टेस्ट से ही हम ये समझ पाते हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। एग्जाम में हम पहले मैथमेटिक्स उठाएंगे, पहले एप्टीट्यूड वाला पोर्शन करेंगे, या पहले टेक्निकल का पोर्शन करेंगे, और किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, और कैलकुलेटर का कैसे यूज़ करना है। लेट पीवाईक्यू प्रैक्टिस। अब यदि आप सोचते हैं कि केवल हम लाइव क्लास अटेंड कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, भाई बहुत देर हो चुकी होगी, हाथों हाथ पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर के एक सही डायरेक्शन में हम प्रिपेयर कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। अनअकैडमी लेकर के आया आपके लिए बैच। यदि आप 2027 2028 को टारगेट कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में, ना केवल गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑल स्टेट एजे एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे पीएसयू यदि सेपरेट एग्जाम करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, तो एक सिंगल कोर्स आपके सफिशिएंट है सारी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। 4 मंथ का भी फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है अनअकैडमी में। ये ऑफर कल तक है, और कोड आप लगा सकते हैं APP111 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। साथ में फ्लैट आपको 60% का यहाँ पर ऑफ भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको लगता है कि एजुकेटर से हमारी ट्यूनिंग बैठ पाएगी कि नहीं, हम उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाएंगे कि नहीं, सर हम थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हैं, हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है सर, हमें एक बार आपकी डेमो क्लासेस अटेंड करनी है, तो भाई यहाँ पर 14 से लेकर के 16 मई तक फ्री क्लास का लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है। स्पेशल क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। फैकल्टी किस तरीके से पढ़ा रही है, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म कैसा है, ऐप कैसे वर्क कर सकता है, ये चीज़ें समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये 3 डे फ्री लाइव क्लास का लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट किया है। इसके अलावा यदि आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो 13 मई से हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो गई है जिसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी आप सेम कोड लगा सकते हैं APP111। यदि आप 2028 को टारगेट कर रहे हैं, 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इस कोर्स के साथ जा सकते हैं, महावीर बैच के साथ। अगेन सेम कोड यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो देखो, प्रॉपर प्लानिंग तो मैंने बताई, आपको एग्जीक्यूट यदि प्रॉपर आप करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा, अदरवाइज प्लानिंग तो बहुत सारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। सारा बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई, आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये ज़रूर टेस्ट करें। उसके लिए आप वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं, उसके लिए आप मंथली टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है।